बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड सेक्शन अब स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपको मैंने फर्स्ट ईयर जब हमने स्टार्ट की थी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर के दो क्वेश्चंस या दो सेक्शंस बनते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन उसका अलजेब्रा पर है, दूसरा उसका ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा अबाउट ट्रिग्नोमेट्री और वैसे आपका सीक्वेंस वाइज चैप्टर नंबर 9 बनता है ये फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और अगर आप इसको पिछले सेक्शन के साथ कंपेयर करें बनिस्बत उसके ये ज्यादा आसान है। ठीक है, और इसको समझना भी आसान है और इसको जो है ना सॉल्व करना और इसकी इम्प्लीकेशंस को याद रखना, इसके रिजल्ट्स को याद रखना बहुत आसान है। इनफैक्ट ये आपको एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एक आपके बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है ना सॉल्व कर देता है और इसको हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि किस तरह से आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट ये आपका अप्लाइड जो मैथ्स है उसको जो है ना जनरेट करता है। यानी कि अप्लाइड जो आपकी चीजें आप जिसको अप्लाई करना कहते हैं कि अगर आपसे जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैथ्स यूज कहाँ होता है, ठीक है, हम उसको कहाँ अप्लाई करते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो है ना स्ट्रक्चर में यूज होता है। इसका सबसे बड़ा यूज जहाँ पे आप जो पढ़ेंगे ट्राइंगल्स जो पढ़े थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है ना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिकली ड्राइव हुआ है फ्रॉम थ्री वर्ड्स। ठीक है, ट्राइगोन एंड मीट्रिक। ठीक है, मीट्रिक कहते हैं डिस्टेंसेस को। ठीक है, और आपके पास गॉन आ जाता है, ठीक है, एंगल, और ट्राई मतलब तीन। इट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, मीट्रिक निकला है मेजरमेंट से। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड से ये आपके पास ड्राइव होता है, ट्राइगोनी एंड मीट्रिक्स। ठीक है, सो इट इज द मेजरमेंट ऑफ तीन आपके पास एंगल्स की मेजरमेंट होती है। इनफैक्ट ये आपके पास इट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड थ्रू द एंगल्स आपके पास बेसिकली आपके पास कुछ साइड्स भी आया करेंगी, तो आपके पास क्या ड्राइव हुआ करेंगी, ट्राई एंगल्स। ठीक है, ट्राई एंगल्स क्या होती है, आपके पास तीन एंगल्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ऐसी शेप आपके पास जो आ रही होती है जिसके में तीन एंगल डिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, ऐसी शेप आपकी क्या ड्राइव करती है या क्या जनरेट एक्सप्रेस करती है, इट एक्सप्रेसेस द ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल भी किस तरह से निकलता है, ट्राइंगल मतलब तीन एंगल जिसमें बनते हैं। अब आप देखें आपके पास जो ट्राइंगल्स होती हैं वो आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि दो तरह से उनकी क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन होती है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ठीक है, एक आपके पास होती है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल आप कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं देन उसको कितने कंपोनेंट्स के डिवाइड किया जा सकता है, उसको सिक्स कंपोनेंट्स से डिवाइड किया जा सकता है। अगर एंगल की बात की जाए आपके पास क्या है कि अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता है, ठीक है, यानी कि जैसे ये एंगल है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ गया, एंगल कितना आ गया 90 डिग्री का जब आ जाता है, ऐसी एंगल आपके पास क्या कहलाती है, इट इज नोन एज राइट ट्राइंगल। ठीक हो गया, विद रिस्पेक्ट टू एंगल हम बात करें, पहली टाइप आपने ये पढ़ ली। ठीक हो गया, दूसरी टाइप आपके पास क्या है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें हर एंगल लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है, हर एंगल का जो आपके पास जो है ना मेजरमेंट जो है वो लेस देन 90 डिग्री अगर आपके पास हो जाए इस तरह से। ठीक है, a triangle in which every angle is less than 90 degree or every angle is the acute angle, then such a triangle is known as the acute triangle। ऐसी ट्राइंगल को क्या कहते हैं, acute angle, जिसमें क्या आ रहा है लेस देन 90 डिग्री। इसमें क्या है एटलीस्ट वन, ठीक या एट मोस्ट वन इसको ज्यादातर कहा जाता है, एट मोस्ट वन इज 90 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल आ सकता है, बिकॉज आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ठीक है, जो ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है एंगल्स का सम हम किस तरह डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा के साथ अगर हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, देन उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये चीज आपको डिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, फिर आपके पास क्या आता है, अगर आपके पास ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, then such a triangle is known as the obtuse triangle। ठीक है,
एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री आ गया, ठीक है, देन ऐसी ट्राइंगल को आप क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं। ये चीज आपके पास, ये क्या पार्टीशन हुई है ट्राइंगल्स की, विद रिस्पेक्ट टू एंगल आपने पार्टीशन की है। फिर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू साइड्स भी ट्राइंगल्स की पार्टीशन होती है, और वो पार्टीशन आपके पास किस तरह से डिसाइड की जा सकती है कि अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल की दो साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है, लेट सपोज ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स आपके पास इक्वल आ जाती हैं, ऐसी ट्राइंगल को आप कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। पहली टाइप ये हो गई आपके पास। दूसरी ट्राइंगल आपके पास क्या होती है कि जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि इसकी सारी की सारी साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। इन दैट केस आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसी ट्राइंगल को आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सारी इक्वल आपके पास, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाती है सेकंड। थर्ड टाइप आपके पास क्या होती है कि जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है, डिफरेंट साइड्स हो आपके पास, से कर ले, इसी कर ले, एक इधर से ले जाए, ठीक है, इसको बेशक थोड़ा एक्सटेंड कर ले ताकि इक्वल ना आ जाए कोई भी साइड, ठीक है, ये इस तरह ऐसी ट्राइंगल, सॉरी, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास छह ट्राइंगल डिस्क्राइब की जा सकती हैं। वो छह क्या हैं, जिनको तीन होती है विद रिस्पेक्ट टू एंगल और तीन होती है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, और ये हमें बड़ी इंफॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, अगर आपको जो है किसी भी चीज की लेंथ फाइंड आउट करने को दे दिया है, जैसे आपके पास, आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर लें कि आपको वो कहता है कि उसने कोई भी जो है सीढ़ी जो है किसी भी कोई भी पर्सन मजदूर है, उसने सीढ़ी जो है दीवार के साथ रख दी है और वो कहता है उसकी शेडो यहाँ तक आती है, वो शेडो बता देता है, ठीक है, ये उसकी शेडो हो जाएगी। वो कहेगा कि आप दीवार के ऊपर उस जिस जगह पे उस जो है ना सीढ़ी को रखा गया उसकी लेंथ बताएं, तो आप उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, आपको यहाँ से लेंथ मिलती है विद दी हेल्प ऑफ ट्राइंगल। फिर अगर आपको कोई चीज दे दी जाती है, उसको जो है ना आपने क्या किया है कि किसी भी दीवार के साथ आपने चले सीढ़ी रख दिया, फिर वो कहता है उसकी शेडो फाइंड आउट करें, आप उसकी शेडो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अगर आपने किसी चीज को फायर करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है कि वो फायर कर रहा है, बिल्कुल वो स्ट्रेट में फायर कर रहा है, देन वो आपकी किस चीज को शो करेगा, ये आपकी तिरछी साइड को वो शो करेगा, ठीक है, ये जो आपके पास रखी गई है, और आपको वो कहता है कि उसकी इस तरह से शेडो जाती है और उसकी लेंथ ये है, और आप उसकी फिर जो है हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट आप जो है ना चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको वो लेंस दे दे और वो कहता है कि कितने एंगल से आप जो है ना किस एंगल से आप किसी भी चीज को शूट करते हैं, तो वो उसका परिंदा जो है उसको शिकार कर लेगा। ऐसी जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप ट्राइंगल्स को यूज करते हैं, ठीक है, और आप ट्रिग्नोमेट्री को वहां पे जाके यूज करते हैं ना। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ से, एक अच्छा राइट ट्राइंगल एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास ट्राइंगल है, बिकॉज विद यूजिंग द राइट ट्राइंगल आपको क्या मिलता है, एक बड़ा ही वेल नोन थ्योरम मिलता है मैथमेटिक्स का, दैट द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और वो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या प्रोवाइड करता है, पाइथागोरस थ्योरम के ही डेरिवेशन से जब वो ड्राइव हुआ था, जब वो इन्वेंट किया गया था, देन आपको क्या मिले थे, यहाँ पे आपके बेसिकली जो है ना इरेशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। अब वो देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग वे होगा कि वो कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे, कि जब उसको क्या दे दिया गया, एक स्क्वायर दे दिया गया, ठीक है। जब स्क्वायर दे दिया गया और स्क्वायर देने के बाद कोई भी स्क्वायर आपको मिल गया, ठीक है, स्क्वायर विद साइड्स वन वन, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स वन वन, ठीक है, यूनिट स्क्वायर आपको दे दिया गया। जब यूनिट स्क्वायर दे दिया गया और जब उसके डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जब स्क्वायर दे दिया जाता है उसका डायगोनल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की गई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर आप इसको नेम दे दें, इसको ए का नाम दे लें, इसको बी का नाम दे, इसको सी का नाम दे दें, ठीक है, तो सी के सामने वाली मेजरमेंट स्मॉल सी होती है, आपके पास यहाँ ए होता है और यहाँ बी होता है, ठीक हो गया। और आपको पता है कि जिसका एंगल यूज हो रहा होता है वो आपके पास हाइपोटेनस का जो है
की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। इसको भी मैं डिटेल फॉर्म में हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम पे क्या कहता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहां से सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए लेंथ का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी लेंथ का स्क्वायर दैट इज 1। तो यहां से क्या आ गया, सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। यहां से सी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। सो आपके पास यहां से क्या इंट्रोड्यूस हुए थे, इरेशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ये जो आपके पास राइट ट्राइंगल्स हैं उनका एक बड़ा जो है ना, आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल है इन दी इन्वेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है। तो जब आपको यूनिट स्क्वायर दिए गए, उससे यूनिट ट्रायंगल बन गई आपके पास यूनिट लेंथ की, जिसका हाइपोटेनस फाइंड करना था। हाइपोटेनस कोई भी आपके पास रैशनल नंबर नहीं आ रहा था, तो वहां से क्या इन्वेंट हुए, आपके रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए। तो ये आपकी एक जो है ना बड़ी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है, एक आपको जो है ना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। और पाइथागोरस थ्योरम की रिस्पेक्ट से आपको क्या ड्राइव हुए थे, इरेशनल नंबर्स आपके इंट्रोड्यूस हुए थे, जिनको वो बाद में जाके कहता है कि हमें एक जो है इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी, जिसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने इरेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो ये वो जो आपको इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, वो विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल्स मिलती है। और वो ट्राइंगल की कौन सी टाइप से निकलती है, वो राइट ट्राइंगल से आपको मिलती है। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट जो है ना वो मेजरमेंट्स आपको बता सकता है, और उनकी जो है ना डिफरेंट टाइप्स बता सकता है। ठीक है। बहुत सी आप इसकी जो है ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे कि ये किस तरह यूज होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है ना, वो कैलकुलस के अंदर यूज होती है। ठीक है। कैलकुलस के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। और जब आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे, इन दैट केस कैलकुलस के अंदर जो मोस्टली आपका यूज होता है वो आपके एंगल्स यूज होते हैं, उन्हीं की मेजरमेंट के बारे में आप बात करते हैं। अब जल्दी से जो है हम देखते हैं कि चैप्टर के अंदर हमसे क्या चीजें रिक्वायर की गई है, क्या डिफाइन किया गया, हमें जल्दी जल्दी इनको देखते जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये 3 वर्ड से बनी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्राई है, गॉनी है एंड मैट्रॉन आपके पास मेजरमेंट से निकलता है। ठीक है। मेट्रिक जिसे आप कहते हैं सम वेज में, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। कैलकुलस के अंदर इट इज एसेंशियल टू साउंड ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, अदरवाइज आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अब आप इसका यूज दे सकते हैं बिजनेस के अंदर, आपको चाहिए है इंजीनियरिंग के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो आपके जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही कंस्ट्रक्शंस करते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है। सर्वेइंग के लिए आपकी नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, इस तरह से आपके फिजिकल एंड सोशल साइंसेज में इसका बहुत रोल है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स को मेजर करने के कौन से यूनिट्स हैं। सबसे पहले आप देख लें एंगल क्या होता है आपके पास। ठीक है। थोड़ा एंगल को डिफाइन कर लेते हैं। देन आपके पास क्या है कि दो तरह की, ठीक है, आपके अप्लाइड के अंदर, ग्राफ्स के अंदर दो तरह की आप लाइंस डिफाइन करते हैं। एक आपके पास ऐसी लाइन होती है जिसकी दोनों साइड्स ओपन होती है। ठीक है। ये आपके पास होती है सिंपल लाइन, इसको कहा जाता है। ठीक है। एनी लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी लाइन डिस्क्राइब कर दी जाती है, स्ट्रेट लाइन आप ले लें, जैसे y इक्वल टू x। जैसे आपके पास कोई भी जो दिया गया y इक्वल टू ऐसी एक लाइन है। ठीक है। ना इसका कोई सिरा है, ना आपको कोई भी इसका एंड पॉइंट मिलता है, बस ये चलती जा रही है, चलती जा रही है। फिर आपको एक मिलती है जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, और जिसकी दूसरी साइड में एरो लगाया जाता है। एरो का मतलब होता है कि ये रुक नहीं रही, ठीक है, ये चलती जा रही है। इट इज अप टू सो ऑन वाली बात है, ये आगे आगे चलती जा रही है। तो ये आपके पास किस चीज को शो कर रही होती है, ये रे को शो करती है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी किसको शो करती है, स्ट्रेट लाइन को शो करती है। और ये किसको शो करती है, रे को, जिसका कोई जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक रे जो है उसका कोई भी इनिशियल पॉइंट होगा आपके पास, ठीक है, जहां से वो निकलेगी। और आपके पास क्या है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सके, उसकी कोई भी डायरेक्शन होगी, ठीक है, और वो बढ़ती जाएगी आगे की तरफ, मूव ऑन करती जाएगी। ठीक है। उसका कोई इनिशियल पॉइंट जरूर होगा आपके पास। ठीक है। तो ऐसी आपके पास लाइन, ठीक है, जो किसी भी इनिशियल पॉइंट से निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है। अब जब आपके पास दो रेस कट करती हैं, जैसे एक रे ये हो गई आपके पास, एक रे ये हो गई, उनका कोई भी इनिशियल पॉइंट है, तो जब एक दूसरे को कट करते हुए वो फॉर्म करती हैं, कोई भी शेप फॉर्म करती हैं, देन वो क्या बनाती हैं, उनके दरमियान जो आपके पास ये चीज आपके पास डिस्क्राइब की जाती है, ये क्या होता है, आपके पास एंगल डिस्क्राइब होता है। और एंगल को आप ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, अल्फा से करते हैं, बीटा से करते हैं, गैमा से करते हैं, थीटा से करते हैं, एक्सेट्रा, जो बेसिक आपके यूज होते हैं। या इसको अगर आप ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको ओ का नाम दे दें, तो इसको सिंपल जो लिखा जाता है वो एंगल ए ओ बी लिखा जाता है। ठीक है। जो अल्फा बीटा गैमा थीटा आपका कुछ भी हो सकता है। अब इसके अंदर एंगल को दो तरह से मेजर किया जाता है। अगर तो आपका एंगल जो है, अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, ठीक है, इस तरह से आपकी क्लॉक जैसे चलती है, देन वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन देगा। ठीक है। नेगेटिव एंगल होगा।
अगर आपका जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है क्लॉक की, देन वो कौन सा एंगल होगा, आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। इधर से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का भी पता चल जाएगा। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है देन इट इज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है देन इट इज नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। जी। और नेक्स्ट आपके पास अगर एंगल को देखा जाए, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास एंगल को दो तरह से, ठीक है, एंगल की जो मेजरमेंट होती है दो तरह से होती है, एक डिग्रीज में होती है और एक रेडियंस में होती है, ठीक है। जो डिग्रीज होती है हमारे पास, उस मेथड को हम यूज करने के लिए हमारे पास आता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और रेडियंस को यूज करने के लिए हमारे पास आ जाता है सर्कुलर सिस्टम। वो आपके पास यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ये देखिए। पहला सिस्टम आपके पास आ गया सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको डिग्री मिनट सेकंड भी कहा जाता है, सिस्टम भी कहा जाता है। इसको बाजुकात डी इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, मिनट एंड सेकंड, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जब भी आपको इस तरह से मेजरमेंट आप करेंगे, ये आपके पास चीज आ गई है। अब आपका जो एंगल मेजर किया जाता है वो आपका एंगल दो तरह से किया जा सकता है, ठीक है। एक तो आपका एंगल ये है कि कहीं भी आपका इनिशियल पॉइंट आ जाए और आपने इसको इस तरह से जो है ना मेजर कर लिया, दो रेज आपके पास निकल रही थी, उन दो रेज का जो आपके पास दरमियानी एंगल बनता है वो आपने कोई भी एंगल अल्फा कह लिया, ठीक है। ये आपके पास कोई भी सिंपल एंगल आ जाता है, लेकिन ऐसा एंगल जो कि जिसका इनिशियल लाइन जो है अलोंग दी एक्स एक्सिस आ जाए, ठीक है, और टर्मिनल लाइन उसकी जो टर्मिनल एंगल का जो आपके पास दूसरी जो रे है वो कहीं भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, इस क्वाड्रेंट में हो सकती है, इस क्वाड्रेंट में हो सकती है, इस क्वाड्रेंट, वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसको आपने मेजर करना, जो उसकी इनिशियल लाइन जो है, ठीक है, किसी भी एंगल की जो इनिशियल लाइन जहां से वो स्टार्ट होता है मेजर करना, अगर वो कोइंसाइड कर जाती है एक्स एक्सिस के साथ, देन आपका जो एंगल होता है वो इन स्टैंडर्ड पोजीशन होता है, ठीक है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से कह सकते हैं, इफ वन ऑफ द रेज कोइंसाइड विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई भी एक रे जो है एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाती है और वो कोइंसाइड करने के बाद आप उसको इनिशियल लाइन के तौर पे लेते हैं, एंगल को वहां से मेजर करना शुरू करते हैं, देन सच एन एंगल इज नोन एज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। वो किस पोजीशन में होगा, स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। और सम आते इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, आपको पता है कि जब भी दो रेस मिलती हैं तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, उसको रीजन नहीं कहते, ठीक है, ना इनिशियल पॉइंट कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, उसको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो उनका जो कॉमन पॉइंट, उनका कटिंग पॉइंट होता है, उसको वर्टेक्स कहा जाता है। क्यों उनको वर्टेक्स कहा जाता है, बिकॉज उनसे एक एंगल फॉर्म होता है। ये बात याद रखिएगा, रिपीट कर देती हूँ। वर्टेक्स आपके पास क्या होता है कि जब भी कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उनको इंटरसेक्ट करने से आपको क्या मिलती है, एक एंगल मिलता है। तो जब भी आपकी दो लाइंस के इंटरसेक्शन से एक आपके पास एंगल बन रहा हो, देन उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है वो आपके पास हमेशा वर्टेक्स कहलाया जाता है, ठीक है। तो वर्टेक्स जब आपका ओरिजिन पे लाई कर जाता है किसी भी एंगल को मेजर करते हुए, ये ओरिजिन आ गया ना, एक्स एक्सिस यहाँ आ गया, वाई एक्सिस यहाँ आ गया, ओरिजिन पे लाई कर गया, जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर जाता है, देन सच केस में आपका एंगल क्या आ जाता है, इन स्टैंडर्ड पोजीशन आ जाता है। और जब वो स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाता है तो उस एंगल को आप मुख्तलिफ जो है ना तरह से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं कि आप टोटल जो इसकी रिवॉल्वेशन कर सकते हैं एंगल की, वो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से चलेंगे, ठीक है, चलते जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जब आप पूरी मेजरमेंट पूरी करते हैं, यहाँ से लेकर इनिशियल पॉइंट से आप इनिशियल पॉइंट तक आते हैं, इनिशियल लाइन तक आते हैं, देन आपका जो टोटल, ठीक है, आपने यहाँ से एंगल मेजर किया, यहाँ से एंगल मेजर किया, यहाँ आप ये सारा अंदर ही अंदर जो है ना एंगल मेजर करते गए, ठीक है, ये सारा आप एंगल मेजर करते गए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जब आप एंगल को मेजर करते जाएंगे, देन इसके एग्जामिन जो आपके पास ऑथर्स हैं वो क्या डिफाइन करती हैं, ये टोटल जो मेजरमेंट जो मेजर करता है, इसके टोटल कितने हिस्से किए जाते हैं, 360 डिग्री, ठीक है, 360 इसके टोटल हिस्से किए जाते हैं, ठीक है, हर तरफ से इधर बिल्कुल साथ साथ वो एंगल जो है ना डिस्क्राइब करता जाता है। वो यहाँ लाइन ली, थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी सी ऊपर गई, जैसे यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये देखें, जैसे यहाँ पे ये इनिशियल लाइन है, फिर यहाँ मैयर किया, यहाँ मैयर किया, इस तरह से वो मैयर करता गया, जैसे जैसे मेरी लाइन मूव कर रही है उसी तरह से ये एंगल मैयर करता गया, करता गया एंगल मैयर करता गया। ये सारे टोटल, ये जो मैयर करने के बाद दोबारा यहाँ पे उसने कितने हिस्से टोटल उसने मेजरमेंट की, 360 हिस्से उसने मेजर किए थे, ठीक है, 360। तो 360 डिग्री का वन रोटेशन क्या जनरेट करती है, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या मेजर करेगी, 1/360th पार्ट होगी आपके पास, ठीक है। और अगर आपके पास इसी को मैं ले लेती हूँ, ठीक है, इसको हम खत्म करते हैं, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या चीज डिस्क्राइब होती है, 1 डिग्री आपका कौन सा पार्ट होगा, 1/360th पार्ट होगा आपका, ठीक है, उस आपकी रोटेशन का 1/360th पार्ट क्या डिस्क्राइब करता है, 1 डिग्री को डिस्क्राइब करता है,
ठीक है, इस चीज का आपके पास जो पाथ आएगा। और अगर आप उसकी हाफ रोटेशन करते हैं, ठीक है, वन रोटेशन आपके 360 डिग्री को डिनोट करेगी, उसको मेजर करेगी। अगर आप रोटेशन हाफ कर देते हैं तो 360/2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, इनिशियल लाइन का अपने तक की, ठीक है, जो एंगल आएगा यहां से लेकर यहां तक, ये मेजरमेंट क्या शो करेगी, 180 डिग्री को। और ऐसे एंगल को आप क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और अगर आपकी रोटेशन जो है 1/4 पार्ट हो जाती है, 360/4 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि ये मेजरमेंट आपकी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं तो 90 डिग्री आपके पास मेजरमेंट आ जाती है। तो ये आपका क्या एंगल कहलाता है, ऐसे एंगल को आप कहते हैं राइट एंगल। तो ये मेजरमेंट आपकी शो करती है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एंगल आता है तो उनकी मेजरमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है। फर्दर ऑन भी इस जो डिग्री में होता है उसको मजीद डिवाइड किया जाता है, यानी कि 1 डिग्री के भी आगे से जो है ना मुख्तलिफ हिस्से किए जा सकते हैं, उसकी पार्टीशन की जा सकती है, उसकी मेजरमेंट की जाती है। वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और उसके अंदर आपका 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। और आप उसकी जो है ना पार्टीशन कर सकते हैं और उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप मेजरमेंट करें तो 1 डिग्री टोटल ऑन अगर सेकंड में लिखा जाए तो कितने में आएगा, एक 60 हो गए। ठीक है, मिनट्स में था, 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकंड्स के। तो यहाँ 60 और आगे टोटल के ऊपर क्या आ जाएगा, सेकंड्स आ जाएगा आपके पास। ये कितने बन जाते हैं आपके पास, 3600 सेकंड्स आ जाते हैं। ये चीज आपके पास आ जाती है। ठीक हो गया, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 3600 सेकंड आपके पास इक्वल आ जाता है। अब अगेन आप यहाँ से एक और चीज आपकी याद करने वाली होती है, एक आपके पास 1 डिग्री आपको पता होना चाहिए 60 मिनट्स के इक्वल होता है, फिर 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, फिर 1 डिग्री की एक और फॉर्म आपने याद रखनी है, वो 3600 मिनट्स के इक्वल होता है। अब यहाँ से अगर आपके पास 1 मिनट अगर आपको चाहिए, 1 मिनट किसके इक्वल होता है, देन वो 1/60th डिग्री होता है आपके पास। ठीक है, ये चीज आपके पास आ जाती है। और अगर आप 1 सेकंड को निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो 1/1 सेकंड आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1/60th मिनट। ठीक है, उसी तरह से ये 1/60th मिनट के इक्वल होता है। अगर इसको डिग्री की फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ, देन ये 1/3600, ठीक है, और डिग्री में हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ आपकी वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है, जो आपकी यूज होंगी कैलकुलेशन के अंदर, और जिनको आपने याद रखना है। ठीक हो गया। दूसरा सिस्टम आपके पास क्या है, वो आपके पास सर्कुलर सिस्टम है। चलिए इसके टॉपिक पे चले जाते हैं, वहां से फिर हमें क्लियर हो जाएगा। ये वही वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, इनको आप याद रखें। कन्वर्जन का मेथड उसने बता दिया। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ था 16.5 डिग्री है, जो पॉइंट के बाद वाला है वो बेसिकली मेजर होगा। ये 0.5 डिग्री है, यानी कि आधा डिग्री उसने बता दिया, हाफ डिग्री है। जब हाफ डिग्री होता है, टोटल 1 डिग्री कितना होता है, 60, हाफ डिग्री कितना होगा, 30 मिनट्स होगा। तो 16 डिग्री एंड 30 मिनट्स आ गया। और इसको आप बहुत अच्छे से जो है ना मेजर करना जानते हैं, और इनको कन्वर्ट करना भी आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड ये होता है आपके पास कि अगर आपके पास डिग्री में आ गया है तो आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है उसमें मिनट में चला जाएगा। अगर अगेन वैल्यू पॉइंट में आती है तो बकिया जो बची हुई पॉइंट में वैल्यू होती है, अगेन उसको 60 से मल्टीप्लाई करें, देन आपका डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर डिग्री मिनट और सेकंड में आ जाता है तो आपने पहली जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसको डिग्री में लिख लेना है। बाकी का डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, फिर आपका जो कन्वर्ट करने के बाद पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी वो आपकी मिनट्स को डिस्क्राइब करेगी। अगेन आपकी नेक्स्ट टाइम जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी उसको अगेन 60 की रिस्पेक्ट से आप डिवाइड करेंगे, एंड देन आपके पास क्या हो जाएगा, वो भी आपका उसको सेकंड्स में ले जाएगा। कन्वर्जन आपकी इस तरह से होती है। आप इसको जो इजी आपको मेथड लगता है आप उसके लिहाज से कर सकते हैं। जी, सेकंड सिस्टम जो होता है एंगुलर मेजरमेंट का, वो आपका होता है सर्कुलर सिस्टम या रेडियंस का सिस्टम उसे कहा जाता है। रेडियन क्या होता है, उसको सबसे पहले हम रेडियन को डिफाइन कर लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब आपने कैलकुलस पढ़नी है तो कैलकुलस के अंदर आपकी जो मेजरमेंट होती है हमेशा रेडियंस के अंदर की जाती है, उसमें डिग्रीज बहुत कम यूज होते हैं। इसीलिए कैलकुलस के अंदर आप डिग्रीज की बातें नहीं करते थे, और आपकी जो मेजरमेंट होती थी हमेशा रेडियंस में हो रही होती थी, और आप उसको पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते थे, और दैट्स व्हाई आपकी ये जो है ना वैल्यूज यूज होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास रेडियन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होती है कि क्या किया जाता है, आपका एक सर्कल ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे आपका एक सर्कल ले लिया, ठीक है, इस सर्कल के अंदर 1 रेडियन एंगल आपका बनेगा। वो तब बनता है कि जब जितनी आपने रेडियस लिया, ठीक है, जितना आपके जो सर्कल है उसका रेडियस था, उतनी ही आपने क्या की, जैसे आप समझ लें कि आपने यहां से ये लाइंस ड्रॉ करनी शुरू की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी रे थी, ठीक है, उसका रेडियस आपने ले लिया, ये रेडियस मैंने ले लिया, ठीक है। इसको आप समझे कि ये ट्रेस कार है, इसको ट्रेस करते करते ये सर्कल की शेप में जाता जा रहा था, जाता जा रहा था,
ये वहां तक गया जहां तक आपकी ये जो सर्कल का पार्ट जो है उतने ही रेडियस के इक्वल नहीं आ गया। ठीक है, यहां से यहां तक नहीं आ गया, यहां से चला, ये आपका सारा जो पोर्शन उसने कवर किया। ठीक है, ये वाला जो आपका सारा पोर्शन कवर हुआ है, और पोर्शन कवर होते हुए ये जो आपकी सरकमफेरेंस बनती है इसकी भी लेंथ क्या आ जाती है, आर आ जाती है। आप इसको सीधा करें ना, ये तो एक सर्कल क्या होता है, कोई भी आपके पास स्ट्रेट वायर होती है जिसको बेंट करके रिंग शेप दे दी जाती है। फिर आप उसका इतना पार्ट अगर उतारे ना उस रिंग का, और जब आप उसको बिल्कुल सीधा करें, स्ट्रेट करें, जैसे ये आर्क थी इसको मैंने सीधा किया, जब मैंने सीधा किया उसकी लेंथ किसके इक्वल आ गई, वो रेडियस के इक्वल आ गई जो रेडियस लिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 रेडियस लिया हुआ था, ठीक है, तो ये जो मेरे पास आर्क लेंथ है, ठीक है, ये एल जिससे हम डिनोट करते हैं, ये वाली जो लेंथ होती है इसको एल से डिनोट किया जाता है, और इसको आर्क लेंथ कहा जाता है। अगर इसकी लेंथ 2 के इक्वल आ जाती है, ठीक है, जितना रेडियस है उसके बराबर आ जाती है, देन यहां से यहां तक जाने में ये जो आपका पूरा सेक्टर बना है, इस सेक्टर का जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये आपका 1 रेडियन एंगल कहलाया जाएगा। अगेन आपको एक दफा रिवाइज कर देती हूँ। क्या कहता है कि अगर सर्कल आपका कोई भी ले लिया जाता है, ठीक है, इसको सर्कुलर मेजरमेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज, और आपके पास ये सेंट्रल एंगल भी कहलाता है। सेंट्रल एंगल ऐसा एंगल होता है जो बेसिकली किसी भी सर्कल के सेंटर पे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो उसको सेंट्रल एंगल कहा जाता है। अब सर्कल के सेंटर पे ड्रॉ हुआ है, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का रेडियस दे दिया गया, आर दे दिया गया। अब उसको हमने एंगल को मेजर करना शुरू किया, हम वहां तक एंगल को मेजर करते चले गए जहां तक ये जो इनिशियल लाइन है इसने किसी भी आर्क सेक्टर को अलग नहीं किया, ये सेक्टर आपका अलग हुआ सर्कल से। उस सेक्टर की क्या खसूसियत है कि आर रेडियस यहाँ भी है, आर रेडियस यहाँ भी है, क्योंकि आपको पता है रेडियाई आपके हर सर्कल के अंदर रेडियाई सेम होते हैं, ठीक है, उसकी डिस्टेंस हर जगह पे सेम है। जब तक आपकी ये जो आर्क लेंथ है वो रेडियस उसकी लेंथ आर्क के रेडियस के इक्वल नहीं आ गई, तो उस तक जाने में ये जो सेक्टर का फिर एंगल बनता है, ये आपका एंगल क्या होता है, 1 रेडियन होता है। ठीक हो गया, तो यही मेजरमेंट आपकी क्या कहलाती है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एओबी इज नोन एज द 1 रेडियन। ठीक है, 2 रेज ने आपकी कट ऑफ किया है आपकी आर्क लेंथ को, आर्क लेंथ जो कट ऑफ हुई है, ये जो हिस्सा कटने हुआ है इसको कट करके मैंने जो बाहर निकाला है, उसकी जो आर्क लेंथ होगी, आप इतने हिस्से को जब बाहर निकालेंगे, ये पहले बैंड था, आप उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे और उसको मोड़ने के बाद आप उसको स्ट्रेट करेंगे, देन उसकी लेंथ क्या होगी, आर के बराबर होगी। देन इतनी आपकी जो सेक्टर जिसको कट करता है, वो जो एंगल आपका मेजर किया जाता है, वो एंगल आपका किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप आ जाता है। वो रिलेशनशिप आपका क्या होता है कि इस रेडियस का ये जो ए बी आर्क है, जिसको हम ए बी आर्क से इस तरह डिनोट करते हैं, जिसको आप आर्क लेंथ कहते हैं एल, ठीक है, और रेडियस आर है, और ये जो एंगल आपके पास इन रेडियन आया, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन आया, ठीक है, या इन रेडियंस आया, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। उसकी जो सर्कुलर मेजर होती है उसमें रिलेशनशिप क्या होता है, वो रिलेशनशिप उसके पास होता है थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, तो इधर से आपके 3 रिलेशनशिप निकल आते हैं। एल अगर आपने निकालनी हो उसको आप आर थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं, आर निकालना हो तो एल ओवर थीटा फॉर्म में। और याद रखिएगा इसमें थीटा जो होता है हमेशा इन रेडियंस होता है, ठीक है, थीटा ऑलवेज इन रेडियंस है। ये रिलेशनशिप जो है रेडियंस के लिए है, डिग्रीज के लिए नहीं है। तो अगर आपको डिग्रीज में दे दिया जाता है देन आपको पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, एंड देन आपने इस फॉर्मूला को यूज करना है टू फाइंड द एनी सूटेबल जो है ना रिलेशनशिप। इस आप वैल्यू को भी याद रख लें, अगर आप इसको समझना भी चाहें तो बहुत आसान इसको समझना है। आपको पता है कि अगर आप 1 रेडियन को ले रहे हैं, ठीक है, एक अगर आप एक एंगल को जो है ना सबटेंड करना चाहते हैं 1 रेडियन था, रेडियन की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है कि अगर आप आर्क लेंथ को मेजर कर रहे हैं, रेडियन की डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि एंगल ऑफ 1 रेडियन अगर आप मेजर कर रहे हैं सबटेंड्स एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ, फिर उसकी लेंथ आपके पास क्या आएगी, रेडियन 1 है,
ठीक है। और अगर आप इसको देखते हैं, अब आप देखिए 1 रेडियन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये भी आर। देन ये आपका किसके इक्वल आएगा, सर्कल आपके पास स्टैंड्स एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल, ठीक है। उस आर्क की लेंथ आपके पास क्या आएगी, 1 डाट आर आज, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन है, रेडियन की डेफिनेशन आपको ये डिस्क्राइब करती है। वो कहती है कि जितना आपका रेडियस होगा, ठीक है, उतने ही मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगी, सर्कल उसकी आर्क लेंथ की लेंथ आ जाएगी, ठीक है, आर्क लेंथ आपके पास आ जाएगी। उसी तरह अगर हाफ रेडियन आपके पास सबटेंड की जाती है, यानी कि आप हाफ रेडियन यहाँ पे लेते हैं, देन आपकी आर्क लेंथ फिर किसके इक्वल आएगी, 1/2 आर के इक्वल आएगी। इसी तरह अगर आप रेडियन को बढ़ाते हैं, ठीक है, 2 रेडियन का अगर आप एंगल लेते हैं, आप 2 सेक्टर एक जैसे ले लेते हैं, देन आपकी किसके इक्वल आएगी, 2 आर के इक्वल आएगी, एंड सो ऑन। अगर आप थीटा रेडियन बढ़ाते हैं, ठीक है, आपने जनरल थीटा ले लिया, देन ये किसके इक्वल आता है, थीटा आर के इक्वल आ जाता है आपके पास। ये अगर आप इसको एक और तरह से समझना चाहें तो एल और जो आपकी आर होती है ना, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर की, क्योंकि एल को आप इसीलिए फिर लिख लेते हैं थीटा टाइम्स आर लिखते हैं आप, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशनशिप यूज होता है एल एंड आर के। आप देखें आर्क लेंथ जो है आर पे डिपेंड कर रही है, जो आपके आर के साथ वैल्यूज जो है मुख्तलिफ आप रेडियन लेते जा रहे हैं, एंगल आप चेंज करते जा रहे हैं, आर के साथ आपका जो है ना उसका मल्टीपल आता जा रहा है। एल इज इक्वल टू थीटा आर आ जाता है, और यहाँ से आपके पास जो है ना वैल्यू निकल आती है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये आपको प्रूफ इतना इसेंशियल नहीं है, आपके लिए रिजल्ट याद रखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए थीटा क्या है, एल क्या है, आर क्या है, और आप उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। थीटा आर आपके पास आ गया, और नेक्स्ट यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट, ये रिजल्ट निकल आता है। अल्टरनेटिव प्रूफ भी दिया हुआ है, आप इसको भी समझ सकते हैं, ये भी बहुत आसान सा, इसको रीड कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है आपके पास। ये एक और नोट बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है आपके पास कि रिमेंबर दैट आर और एल जो होते हैं, रेडियस का भी यूनिट होगा और एल का भी यूनिट होगा, उनको किसी सेम, और हमेशा उनको सेम यूनिट में मेजरमेंट की जाएगी, ठीक है। अगर आर जो है सेंटीमीटर में किया जा रहा है, तो आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में की जाएगी। आर अगर रेडियस जो है मीटर्स में किया जा रहा है, देन एल भी मीटर्स में जो है ना, मतलब उनका यूनिट सेम होगा। लेकिन रेडियन की जो मेजर होती है वो यूनिट लेस होती है, उसको कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा एक रियल नंबर होता है, एंगल हमेशा एक रियल नंबर डिस्क्राइब किया जाता है, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो है ना 2 रेडियन का आपने जो है ना मेजरमेंट की है और आपने इतनी लेंथ के लिहाज से की है। रेडियन की मेजरमेंट जो है वो बस आप एंगल बता रहे होते हैं, ये इतना स्लाइड करेगा, उसकी मेजरमेंट नहीं होती, ठीक है। वो जो मेजरमेंट फिर आ जाती है वो उसकी साइड की मेजरमेंट को शो रहता है, लेंथ को शो कर देती है, वो फिर एंगल को डिस्क्राइब नहीं करती। जैसे ये देखे ना, ये एंगल है, और ये जो कट करेगी ये एक लाइन है, ये लेंथ है, इसका यूनिट होगा, लेकिन इस एंगल का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। ये कोई सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं मापा जा रहा, ये एक रियल नंबर आया करेगा। तो याद रखिएगा, जैसे एल जो है उसने 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर 3 सेंटीमीटर, दोनों का सेंटीमीटर में है, लेकिन जब आप डिवीजन करेंगे थीटा 2 है। स्टूडेंट्स सब मिस्टेक करते हैं फर्स्ट ईयर के, वो यहाँ सेंटीमीटर लिखाते हैं, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। थीटा का यूनिट लेस है। क्वेश्चन भी शॉर्ट पूछा जा सकता है कि आपके पास जो रेडियन की मेजरमेंट होती है उसका यूनिट क्या होता है, अब वो कुछ भी यूनिट पूछ सकता है, उसका आंसर होगा यूनिट लेस या नॉट डिफाइंड या नन ऑफ दीज, इस तरह से आपके कोई आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आप रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो मेथड आपके पास आ जाता है। तो वो आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, आपको पता है कि कोई भी अगर आपके पास सर्कल हो, ठीक है, अगर ये आपके पास सर्कल है, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस सर्कल पे कट लगा देती हूँ, सर्कल को कट लगाने के बाद इसको मैं खोल देती हूँ, इसको खोलने के बाद इस सर्कल की जो टोटल लेंथ होती है वो आपके पास क्या होती है, 2 पाई आर, इट इज नोन एज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये आपके पास सर्कमफेरेंस होता है, इस तरह से आपके पास सरकमफेरेंस होता है। और आपके पास, आपको पता है कि अगर आपने एक कंप्लीट, और इस सर्कल को फॉर्म करने में मुझे क्या लगी है, एक कंप्लीट जो है ना रिवॉल्वेशन लगी है, पूरी मैंने रोटेशन परफॉर्म किया यहां से लेकर यहां तक, तो इसका एंगल मेरे पास फिर क्या आता है, 360 डिग्री, ठीक है, जिसको आप क्या लेते हैं, 2 पाई भी लेते हैं, ठीक है, 2 पाई आप ले लेते हैं। वही चीज यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर रहा है आपके पास, यहाँ पे थीटा फिर आपके पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाता है, 2 पाई आर ओवर आर आ जाता है। थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 पाई रेडियन की। ये जो मैंने आपका बाय फिगर आपको बताया कि मैंने कितनी रिवॉल्वेशन किया, 360 डिग्री, जिसको हम क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं। तो दैट्स वाई इस तरह से आपका वैल्यू आ जाती है। लेंथ आपकी क्या आ गई, 2 पाई आर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, और आर से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये आपके पास चीज आ जाती है।
ठीक है, तो यहां से आपके पास एक रिलेशनशिप निकल आता है। वो रिलेशनशिप आपने याद रखने हैं जो आपके वाइडली यूज होंगे, और इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज भी आपने याद रखनी है। ये पूरी आपकी जो वैल्यूज है, तो आपके पास वैल्यूज क्या है कि 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। फिर पाई रेडियन अगर करेंगे 2 तो जाकर डिवाइड कर देगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहां से अगर पाई रेडियन से मैंने 1 रेडियन निकालना है तो पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री ओवर पाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 रेडियन हमने पढ़ा था कि ये कोई भी एक रियल नंबर की फॉर्म में आ रहा था, कोई भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आ रही होती है, तो पाई को हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट क्या लेते हैं, 3.1416। ये अप्रोक्सीमेशन आ गया बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, पाई की वैल्यू तो इनफाइनाइट है ना, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, इसको 4 डिजिट तक ले लिया। यही वैल्यू आपकी हमेशा यूज होगी अगर आपको पाई की वैल्यू खुद मेंशन नहीं की गई। ठीक है, देन आपने इसको 4 डिजिट तक यही लेना है, 3.1416। ठीक है, जब उसको डिवाइड करते हैं, और ये आपने वैल्यू भी याद रखनी है। अगर आपको कैलकुलेट करनी आती है तो भी ठीक है, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता, लेकिन आपने ये वैल्यूज याद रखनी है। ये याद हो जाती है जब आप क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइजेस करने से आपको वैल्यूज खुद ही याद हो जाती है। 57.296 डिग्री, तो ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स की पूछी जा सकती है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। वो पॉइंट में पूछ ले तो हमेशा 180 ओवर पाई डिग्री तो नहीं पूछेगा ना, ये चीज याद रखिएगा। अब बिल्कुल उसी तरह अगर आप यहाँ से 1 डिग्री निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये 1 रेडियन था, यहाँ से अगर आप 1 डिग्री निकालना चाहते हैं, इसी इक्वेशन से अगर आप जो है ना इम्प्लीकेशन करके यहाँ से 1 डिग्री निकालना चाहते हैं, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, पाई रेडियन था तो 180 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, पाई ओवर 180 रेडियन। ये चीज आपके पास आ जाती है, तो ये वैल्यू आपके पास, फिर आपको इसकी भी न्यूमेरिक वैल्यू याद होनी चाहिए डेसिमल पार्ट में, दैट इज 0.0175 रेडियन। तो दोनों की याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। डिग्री में आपके पास 57.296 डिग्री है, और अगर रेडियन में ले जाते हैं आप उसको डिग्री से रेडियन में, देन 0.0175 रेडियन है। तो इनकी वैल्यूज को आपने याद रखना है। ठीक है, ये इसने 2 पाई आर सर्कमफेरेंस और ये सारी फिगर्स डिस्क्राइब की हुई है। जी, एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, बड़े इजीली कर सकते हैं। 2 पाई/3 रेडियन है, अगर आप पाई को नहीं, रेडियन 1 रेडियन की वैल्यू भी आप पुट करके पाई को से कैंसिल कर सकते हैं। इसको सिर्फ पाई रेडियन लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। एक्सरसाइजेस बहुत आसान है, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाली बातें जैसे है ना, ये वो है जी। जैसे एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, एक आर्क ने क्या किया, 70 डिग्री का एंगल बनाया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट्स लेंथ इज 132 मिलीमीटर, और लेंथ आपको दे दी गई है। और लेंथ क्या है, आर्क ने बनाया ना, तो आर्क की लेंथ 132 में आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। इजीली आप रिलेशनशिप यूज कर इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल आपके पास किस में दिया हुआ है, डिग्रीज में दिया हुआ है, लेकिन एंगल हमें किस में चाहिए होता है, रेडियन में। तो आपको पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नहीं करवा रही क्योंकि आप इनको इजीली कर सकते हैं। इसी तरह आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये उसने नोट दिया हुआ है, अगर पाई की वैल्यू नहीं गिवन तो आप पाई को हमेशा यही वैल्यू दिया करें। जी, आपके एक्सरसाइज 9.1 आ जाती है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इनके सारे क्वेश्चंस को भी, ठीक है, स्टेटमेंट जरूर किया करें। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन मस्ट आता है, बिकॉज एक कोई भी एग्जामिनर जो है देखना चाहता है कि क्वेश्चन को समझने की सेंस कैसी है। जी, तो ये था आपका फर्स्ट जो है ना पार्ट था आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है ना इजीली आप एवेलुएट भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एक जो है ना रिजल्ट पड़ा हुआ है, और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसको मैं करवा देती हूँ आपको। बाकी आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन हो देन हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन। ठीक है, आपके किसी भी सर्कुलर रीजन अगर आपको दिया हुआ है, उसके सेक्टर का एरिया क्या होगा। सेक्टर कहते हैं उसका कोई भी हिस्सा काट देना। ठीक है, समझ ले पिज्जा की 1 स्लाइस जो होती है उसका एक सेक्टर होता है, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने उसके क्या कर दिए, सेक्टर्स कर दिए। तो ये वाला अगर मैं पोर्शन बाय निकाल लेती हूँ इसमें से, जी, ये जो आपका पोर्शन आ जाएगा ना, ये वाला सारा पोर्शन, ये अगर मैं कट कर देती हूँ इसके अंदर से, देन ये इसको किसको डिस्क्राइब करेगा, ये उसके सेक्टर को डिस्क्राइब करेगा। इसका एरिया क्या होता है, अगर उसका रेडियस आर दिया जाए तो वो कहता है इस सेक्टर का एरिया बताएं। जैसे इसको अगर मैं नाम दे देती हूँ ओ ए बी का, देन वो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, थीटा इज द
सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, ये वाला, ये तो मैंने बिल्कुल जो है ना 90 डिग्री इसको कट कर दिया। ये डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, कहीं से भी वो सेक्टर कट कर सकता है। ठीक है, उसका रेडियस आर होगा और थीटा आपका सर्कुलर मेजर में होगा। ठीक है, थीटा ऑलवेज रेडियन में होगा। इसीलिए जब आप जो है ना अप्लाइड, जैसे वेक्टर आप अप्लाइड करते हैं एमएससी के अंदर जाके, वहां पे जाके आपको पता लगता है कि थीटा को आप हमेशा रेडियन में क्यों ले रहे हैं, डिग्रीज में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये आपकी सर्कुलर रीजन्स के सेक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और हमेशा रेडियन में ही, सर्कुलर मेजर की वजह से रेडियन में जो है ना इनको आप इवेलुएट करते हैं, उनकी वैल्यूज को यूज करते हैं। प्रूफ इसका देख लें, बड़ा सिंपल सा है। वो प्रूफ आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे, जी। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन निकालना है। उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे ये एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से जैसे फॉर एग्जांपल आप इतना सा सेक्टर बाय निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सेक्टर आपने बाय निकाल दिया, जिसका रेडियस ये आर है, ये एंगल आपको थीटा दिया गया और यहाँ इसकी ऑक लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एल दी गई है। ठीक है, अब हमें कहा जाता है कि ये जो सेक्टर है इसका आप एरिया निकालें। ठीक है, ये वाला जो सेक्टर है इसका एरिया निकालें। वो एरिया आपके पास, अब यहाँ पे एरिया आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि एल जो होता है वो आपके पास आर के प्रोपोर्शनल आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये थीटा के प्रोपोर्शनल आ रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, अब एरिया निकालें, एरिया एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकालना है। देन वो किसके प्रोपोर्शनल बात करेगा, थीटा के प्रोपोर्शनल बात करेगा। थीटा जो जो चेंज करते जाएंगे, जैसे थीटा यहाँ गया यहाँ गया, आपका उसका सेक्टर जो है बदलता जाएगा। उस सेक्टर की आप वैल्यू फाइंड करते हैं, थीटा पे डिपेंड कर रहा है आपका एरिया। ठीक है, एक ऑफ सेक्टर। अब आपका थीटा जो जो चेंज होता जाएगा वो आपका सेक्टर भी, उसकी वैल्यू भी चेंज करता जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ जाती है, अब अगर मैं सेक्टर टोटल ऑन बात करना चाहती हूँ, देन थीटा कितना मेजर करेगा, यहाँ से यहाँ लेकर 2 पाई तक करेगा। ठीक है, उसकी मेजरमेंट मेरे पास क्या आ जाती है, फिर 2 पाई आ जाती है। एरिया आप बताना है। अब आप इस पूरा मेजरमेंट जो मैं कर रही हूँ, उस पूरे मेजरमेंट की एरिया, आपके पास एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया आपके पास क्या होता है, पाई आर्स के। ठीक है, ये सारा जो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है आपके पास, पाई आर्स के। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें, यानी कि ए और थीटा की अगर हम रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर ओवर थीटा आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से। ओवर 2 पाई आ जाएगा आपके पास, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल खत्म करूंगी देन ए ओवर थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 r² थीटा। यही आपकी वैल्यू जो है ना निकाली गई है एक सेक्टर का एरिया। अब आपको वो रेडियस दे सकता है, थीटा दे सकता है, और आपको कह सकता है कि आप किसी भी सेक्टर का एरिया बताएं, अगर आप बता सकते हैं सिंपली आप इस वैल्यू को यूज करके। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका यूज होगा जी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसको आप तैयार कर लें। अब आपको जो है एक ओवरव्यू मिल गया है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।